नमस्कार। हमारी साप्ताहिक खास पेशकश नारी में आप सभी का स्वागत है। नारी नारी शक्ति को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से उन्हीं से जुड़े हुए उन विषयों पर हो सकता जिनसे उनको शक्ति मिले, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में जन टीवी का बढ़ता हुआ कदम कही जा सकती है। आज हम बात करेंगे सियासत में नारी की और बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड 70 सीटों वाला राज्य, विधानसभा सीटें 70 हैं, लेकिन जब हम इसमें नारी प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि ये आंकड़ा कभी भी सिंगल डिजिट से ऊपर नहीं जा सका है। अगर प्रतिशत में भी हम देखें तो ये तो वो प्रतिशत है जो वहां पर खड़ी होती है महिला उम्मीदवार, और जो जीत कर आती हैं वो पॉइंट में चला जाता है। वजह क्या है? क्यों आज की सियासत अभी भी तैयार नहीं हो पाई है नारियों को अपने सियासत वाली सीट को साझा करने के लिए, उनको देने के लिए? और ये सिर्फ सियासत की बात नहीं है, ये हमारे परिवार की और हमारे समाज की और खास तौर पर हमारी सोच की बात है। क्यों ये सोच अभी तक बढ़ते हुए तेजी से, जब हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके बीच भी हम अभी भी उन मूल मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो चर्चा का विषय अभी नहीं होने चाहिए। ये उनका हकूकी जो एक पहलू है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इस पर चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, देहरादून से ही हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से ही। उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। अभी हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी चर्चा में जुड़ी हुई है, और हमारे साथ चर्चा का हिस्सा अभी कुछ देर में दीप्ति दूधपुरी जी भी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की। दीप्ति जी, आपसे मैं चाहूंगा मोबाइल को रोटेट आप कर लें ओके और सर। इसका रोटेशन ऑन कर लें। ठीक है। जी। और साथ ही हमारे साथ भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन जी भी इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रही हैं, थोड़ी देर में वो भी जुड़ेंगी। प्रतिमा जी, देखिए ये जी। चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें आज के दौर में तो उन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए कि नारी ने इतना अच्छा किया, अब पुरुष अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए और उनके बराबर लेकर आए। लेकिन वो विषय चर्चा का हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिशत ही नहीं मिल पा रहा महिलाओं को, वो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। आपका आकलन क्या कहता है? क्या इसकी वजह आपको नजर आती है? देखिए, पहले तो बहुत-बहुत बधाई। आपने ये बहुत मतलब अच्छा जो विषय है ये उठाने का कार्य किया है, क्योंकि आप देखिए आज समाज में अगर मैं नारी की बात करूँ तो क्योंकि आधी आबादी है हम, और तो इसलिए बात करते हैं कि हमें आधी आबादी तो रिप्रेजेंटेशन भी आधा चाहिए। तो इसलिए देखिए, रही बात कांग्रेस पार्टी की, अगर एक पार्टी के पटल की भी बात करूँ, उसके बाद पार्टी के अलग होके बात करती हूँ। कि अगर पार्टी के पटल की भी बात करूं तो मैं कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी रही जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद महिला रही, जिन्होंने इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री से लेकर के और पहली महिला लोकसभा स्पीकर देने का कार्य किया। तो महिलाओं का सम्मान पता है हमें जो है कैसे करना है। आज पंचायतों की अगर मैं बात करूं, नगर निगमों की या निकायों की बात करूं, तो जितनी भी महिलाएं वहां पहुंच रही हैं, आपको खुद पता है कि वो राजीव गांधी जी की देन है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो उन्होंने किया था, और उसकी वजह से जो एक आरक्षण मिला था, उसकी वजह से आज जो महिलाएं हैं वो अपना प्रतिनिधित्व, जिसे हम ग्रास रूट पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें कर रही हैं। 33% आरक्षण की भी बात कांग्रेस पार्टी ने देखिए करी, और उसको जो है राज्यसभा में पारित करने का कार्य भी किया। बट उसके बाद आपको पता है गठबंधन की राजनीति थी, सरकार नहीं रही, और इस वजह से आज तक ये मुद्दा जो है आप देख रहे हैं लटका हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी नीयत साफ नहीं है। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो 2022 के चुनाव से पहले जो शगुफा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ने का कार्य किया था, बतौर ये जानते हुए कि ये जो उन्होंने 33% आरक्षण की बात तो अभी उठा दी, बिल पास करवा दिया, लेकिन अगर लीगैलिटी पे मैं जाऊं तो 2000 मैं कहूंगी 35 भी जो है कम पड़ेगा। अगर वो जो, क्योंकि अभी आपको खुद को पता है कि 2021 का जो परिसीमन होना है उसमें भी कितना डिले हो गया। फिर कमीशन बनेगा, कमीशन की रिपोर्ट आएगी, तो 2035 भी दूर नजर आ रहा है उसको धरातल पर उतारने के लिए। तो यही सारी वजह है कि जो इच्छा शक्ति की कमी रही, इच्छा शक्ति की बहुत कमी रही है। इस वजह से ये बात है कि आज हमें
संघर्ष करना पड़ रहा है सड़कों पर। अभी 4 दिन पहले आपने देखा कि जो है कांग्रेस पार्टी की सभी महिलाएं सड़कों पर थी कि 33% आरक्षण की बात जो आपने कही उसको आप किस तरीके से पूरा करेंगे, और हम नहीं चाहते आप हमें लटकाने का कार्य करें, आप आज दीजिए अभी दीजिए, इसमें क्या है कि आप 35 तक उसको टाल दे रहे हैं। और बातें तो आपने आधी आबादी का वोट लेने का कार्य आपको 22 में करना था, 24 में करना था, तो वो आपने कर दिया। तो बिल्कुल जो है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन चाहिए आधी आबादी को और इच्छा शक्ति की कमी है, यही वजह है कि जी। आज हमें जो चीज हमें खुद मिलनी चाहिए सरकारों के द्वारा उसकी हमें डिमांड करनी लड़ाई पड़ रही लड़नी पड़ रही है। ठीक है, कमलेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलेश जी देखिए, आधी आबादी कही जाती है तो 33% आरक्षण क्यों? पता नहीं मुझे क्यों इससे इत्तेफाक मैं नहीं रख पाता हूं। क्या इसे ये माना जाए कि पहले 33% फिर 40%? क्यों? क्या अब इसके पीछे आपको नहीं लगता कि जो एक पैट्रियार्की जो एक सोच है कि धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे? अरे आपको आगे बढ़ाने की जरूरत कहां है? आपको तो मौका ही देना है ना। 50% कर दीजिए, उनको तो मैदान मिलेगा तो वो अपने आप साबित करेंगी ना महिलाओं को। क्यों 33%, क्यों 25%, सीधा 50% क्यों नहीं? इसमें क्या संवैधानिक तो कोई पेच मुझे नजर नहीं आता। सिर्फ मुझे जो सोच है ना उसका ही फर्क नजर आता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए मुझे लगता है कि अभी आपने जो कहा कि महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता क्या है या 33% ही क्यों? तो नहीं, मैंने वाक़ई ये आरक्षण सही बात नहीं, है कि मैं थोड़ा-सा गलत हमारा गलत आदिकाल से जी। कमलेश जी, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूँगा। मैंने ये नहीं कहा कि आरक्षण की ज़रूरत क्या है। मैं ये कह रहा हूँ 33% क्यों? 50% हाँ, क्यों हाँ, नहीं जब हम आधी मैं आबादी कहते हैं? मैं मना इसी नहीं कर बात रहा पे मैं। आ रही हूँ कि जी, हमारे देश की आधी आबादी है, मैं इसी बात पर आ रही हूँ, आपने जो पूछा मुझसे सवाल। जी। हमारे देश की आधी आबादी है और ये आज से नहीं है। आदि काल के समय से महिलाओं को, स्त्रियों को देवता भी पूजते हैं और जो है और बाकी जो हमारे इंसानों की जो धरती है, वहाँ पर भी उनको पूजा जाता है, देवियों को पूजनीय रखा गया है। तो महिला तो वैसे ही सबसे पहले सर्वप्रथम आगे होती है हर जगह, चाहे लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे दुर्गा के रूप में हो, चाहे सरस्वती के रूप में, तमाम हमारी जो देवियाँ हैं, वो मातृशक्ति का ही स्वरूप है। और रही बात अब कि हम जो राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर जो हम 33% आरक्षण ले रहे हैं या 50% लेना चाहिए क्योंकि आधी आबादी है, वाक़ई ये सही बात है। 33% ही क्यों 50%? अब मैं यहाँ आती हूँ कि अभी अगर 33% की हम बात करें, अभी जैसे हमारी बहन ने कहा कि हमने अभी लड़ाई लड़ी या कि हमें जो है 33% महिलाओं को राजनीतिक तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ये पहले ही क्लियर कर दिया और उन्होंने 33% आरक्षण देकर के 8 मार्च को से पहले ही महिलाओं को ये तोहफा दिया कि हमारा जो आने वाला जो चुनाव होगा 2029 में जब हमारा क्योंकि परिसीमन हो रहा है, जनगणना होनी है, तमाम सारी ये चीजें हैं, उस वक्त महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कांग्रेस से, आप इतने वर्षों तक रहे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आपने राजनीति करी, इस देश को आपने चलाया, उसके बावजूद आपने महिलाओं को पीछे रखा, पंचायत राज में आपने दिया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। नगर पालिकाओं में हमने यहाँ पर महिलाओं की बढ़ोतरी करी जो 50% तक पहुंच गया। नगर निगम में हमने यहाँ देहरादून के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर ये जो चुनाव हमारा यहाँ हुआ अभी नगर निगम का जो बोर्ड बना, सबसे ज्यादा जो टिकट मिले महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिले। लोकसभा के अंदर अगर हम 5 लोकसभा की बात करें उत्तराखंड के अंदर तो पहली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने महिला को यहाँ से पहले भी टिकट देने का काम किया और इस बार भी टिकट देने का काम किया। कांग्रेस ने नहीं किया। तो क्या किसी ने यूपीए सरकार के हाथ रोके हुए थे उस वक्त? उन्होंने कहा हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, हमारे पास सदन में जो है पूरा बोर्ड नहीं है, हम इसको पास नहीं कर सकते। राज्यसभा से सोनिया गांधी जी पास करके लाई और लोकसभा में वो अटक गया, उनका नेताओं ने साथ नहीं दिया, उनके खुद के नेताओं ने साथ नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी का साथ विपक्ष ने भी दिया, मुझे लगता है जहां तक हम धन्यवाद भी करेंगे। और जो सत्ता पक्ष के जो हमारे सांसद थे उन्होंने भी साथ दिया इस कायदे कानून को बनाने के लिए कि महिलाओं को वाकई आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात रखी हो, चाहे स्वयं सहायता समूहों के जरिए उनको 5 लाख तक का लोन देकर के उनको स्वावलंबी बनाने की बात रखी हो, यहाँ पर हमने महिलाओं को 30% नौकरियों में आरक्षण दिया उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने, 10% हमने यहाँ आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का काम किया। भाई कांग्रेस भी तो सत्ता में रही, तो सवाल तो उनसे भी बनता है कि आपने कब महिलाओं को आगे रखा? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे रख रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पे विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचाना चाहती है महिलाओं को। कमलेश जी, दिल्ली की आप मेरे सवाल मुख्यमंत्री कमलेश जी, आज आप इस डिबेट को जब वापस देखेंगे ना, आप देखना मेरा सवाल सियासत के तौर पर सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन सीमित था।
मैंने कोई सवाल सियासत से जोड़कर किया ही नहीं था, ना मैंने इनसे किया ना मैंने आपसे किया। मैंने ये कहा ही नहीं कि नहीं आपसे हमें कोई ऐतराज ही नहीं है, हमें किसी से भी ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं हमारी मेरी तो आज शक्ति है डिबेट से शुरू से ये कोशिश थी कि इसको सियासत से परे जाकर हम बात करें। मेरी तो कोशिश ये थी, और मेरे सवाल कभी भी नहीं रहे। आप डिबेट को चाहे वापस देख लीजिएगा, सियासत से मैंने कतई नहीं जोड़ा इसको। जी नहीं, मेरा मानना यह है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या बसपा हो या सपा हो, हर जगह महिलाओं को तवज्जो मिलनी चाहिए, चाहे संगठन के तौर पे हो और चाहे लोकसभा विधानसभा में जाने की बात हो, तो संगठनों को महिलाओं की ओर ध्यान देना ही चाहिए, कायदे में देना। ठीक है, देखिए इसमें समाज की बात आई। देखिए आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिएगा प्रतिभा जी, लेकिन मेरा एक सवाल मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। नियम बन जाते हैं संवैधानिक, उनको एक दायरा भी मिल जाता है, शक्तियां मिल जाती हैं संवैधानिक, लेकिन एक नई टर्म चल पड़ी है, पार्षद पति, सरपंच प्रति, पार्षद प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि। सरकार ने तो बना दिया, नियम बना दिया कि ये महिला सीट है और इससे महिला को ही उम्मीदवार को जिताया जाएगा, लेकिन वो महिला पलट कर नहीं जाती। और एक तो इतना शानदार उदाहरण देखने को मिला, मैं क्या बोलूं, कि वहां पर तो शपथ भी उनके पतियों ने ली। तो ऐसे हालात में आप ये सोचें, सरकार से जो उम्मीद की जानी चाहिए थी सरकार पूरी कर रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जिसने शपथ दिलाई उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उन महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाज बुलंद करे कि मैं जीती हूं, मैं ही चलाऊंगी और चलाकर दिखाऊंगी। और अगर ऐसा कर दिया किसी ने, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? तो ना सिर्फ सामाजिक और हमारी जो प्रशासनिक सोच है उसमें भी बदलाव की जरूरत है। समाज को इसमें एक प्रतिक्रिया, कड़ी प्रतिक्रिया देनी होगी, और उन प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बैठती है, उन महिला प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बैठती है जो उस इलाके का प्रतिनिधित्व करती है। वो जाएं और कहें कि जब महिला की सीट है, वो जीती है, तो क्यों नहीं आपने महिला को शपथ दिलाई और क्यों नहीं वो ही काम करे? बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर इस तरीके की कोई घटना है तो मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है। और जो मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश की घटना है ये। बिल्कुल, और जो शपथ दिला रहे थे प्रशासक, मुझे लगता है कि ये उस अधिकारी पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर मैं महिला प्रधान है और महिला सरपंच है या महिला बीडीसी मेंबर है, तो वो जो वो कार्य है वो खुद करे। ये पार्षद पति, प्रधान पति, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने और आपने ही जो है ओरिजिनेट करने का कार्य किया है कि आपने, क्योंकि महिला सीट हो गई, आप शुरू से जो है फील्ड में है, आपको लगा अपनी बीवी को लड़ा देता हूँ, काम तो मैं ही करूंगा। तो ये जो सोच है, ये सोच तब बदलेगी जबकि थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा, और माइंडसेट ऐसे चेंज होगा। अभी मैं जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बहन कमलेश जी की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जो है सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम एक सांसद तो दिया है महिला। तो ये बता दें, वो महिला जो सांसद है वो टिहरी राजघराने की महिला है। आम महिला को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया कि सांसद बना दे, कि किसी एक महिला का जो है ऐसी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जमाने से जुड़ी है। ये मानसिकता की मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं नहीं, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पुरुष काम कर रहा है और पता चला वो सीट महिला हो गई, तो हम तवज्जो उन महिला कार्यकर्ताओं को हमें देने की आवश्यकता है जो वहां पे काम कर रही हैं, ना कि उस महिला को देने की आवश्यकता है कि भाई पति क्योंकि काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जी ये सीट तो जो है महिला हो गई, तो अब अपनी बीवी, अपनी बहन या अपनी माँ को यहाँ से उतारने का कार्य करें। ये जो मानसिकता है ये बड़ी गलत है, और जो आपने कोट किया है वो तो एक बहुत ही गलत बात है। जो अधिकारी है उन्हें ये समझना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अधिकारी जो बैठकें भी ले रहे हैं अगर प्रधानों की और सरपंच की या जो है बीडीसी मेंबर्स की, उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन बैठकों में महिलाएं शामिल हो जो जीत चुकी हैं। उन्हें नाम को चेक करना चाहिए, उनके सिग्नेचर्स कराने चाहिए। अगर कोई भी अगर किसी का पति वहां पे उपस्थित है तो आप उन्हें बिल्कुल भी शामिल ना करें। उनको जिस तरीके के डेवलपमेंटल फंड वगैरह दिए जाते हैं वो बिल्कुल उनके रोक दिए जाए। आप बोलिए कि नहीं, आप जब खुद काम करेंगी तभी मिलेगा। इसी से समाज के सामने एक एग्जाम्पल सेट होगा, तभी जो महिलाएं हैं वो और आगे आकर के बढ़ चढ़ के जो है राजनीति में अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगी। देखिए, हमें पूजा नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि जो है किसी के घर में बेटी हुई, लोग कहते हैं लक्ष्मी हो गई। अरे हम नहीं, आप क्यों बेटियों को इन नामों से संबोधित करने का कार्य कर रहे हैं? आप बिल्कुल, हम कहते हैं शास्त्रों में, हम पूछते हैं बेटियों को, और पूछना भी चाहिए, लेकिन क्या असल जिंदगी में हम महिलाओं को पूछते हैं? अगर हम महिलाओं को पूछते होते तो आज, अगर मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करूं, 9 हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर है।
महिला उत्पीड़न के लिए, रेप के लिए, बच्चों के मोलेस्टेशन के लिए, अगर यही इसी को पूछना हम कहते हैं तो हमें लगता है फिर हमें बच्चियों को नहीं पूछना चाहिए, महिलाओं को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उनका सम्मान। मैं लौटूंगा मैडम आपके पास। प्रतिमा जी मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ गए। दीप्ति जी, आप मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में ही रख लें, क्योंकि आपका रोटेशन ऑन नहीं है। आप पोर्ट्रेट मोड में रख लें, हम उसी से आप बात करेंगे आपसे। दीप्ति जी, ओके ओके, राइट, ठीक है। मैं पीसीआर से भी कहूंगा एक बार इनका वीडियो को फिट कर लें। दीप्ति जी, थोड़ा सा देरी से तकनीकी वजह रही, आप जोड़ पाई थोड़ी देरी से। अगर देखिए पिछले कुछ दिनों के, अगर पिछले कुछ सालों के अगर हम आंकड़े देखें, और 25 साल का जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है, उसमें जो 70 सीट है उसमें 4-5 4-5 4-5, एक 2022 का उदाहरण हम छोड़ दें तो वहां 8 एक बार सीट रही हैं। और अभी वर्तमान सरकार की बात करें तो केंद्र जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य वो हैं, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हैं। लेकिन क्या इससे संतोष किया जाना चाहिए कि चलिए ऊंचे पद पर हमने उनको बैठा दिया, तो क्या ये संतोषजनक बात है? अगर नहीं है तो ये जो कम आंकड़ा आ रहा है, इसके लिए आपका एनालिसिस क्या कहता है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार जिम्मेदार है, हमारा संविधान जिम्मेदार है, हमारा समाज जिम्मेदार है, हमारी सोच जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, पहले तो मैं देर से आने के लिए थोड़ा तकनीकी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, तो इसके लिए माफी चाहती हूँ। और आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। जी, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो मेरा मानना और मेरी विचारधारा ये है कि हर एक महिला जिस तरीके से अपने परिवार के प्रति कार्य करती है, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी समझती है और अपने घर गृहस्थी हर चीज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती है, उसी प्रकार हर महिला को अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के डेट में अगर मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने की और महिला आरक्षण की बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर उत्तराखंड में महिलाओं को सेफ करना होगा। हम अपने समाज में, हमारे समाज में महिला सेफ नहीं है। अभी आप अंकिता का मुद्दा देख लीजिए, चाहे आप कोई भी महिला का मुद्दा देख लीजिए, तो आरक्षण देने से पहले तो यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षित करने की बात करिए ना। जब महिला सुरक्षित रहेगी तभी वो लिखेगी, पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। और उनका तभी अगर प्रतिनिधित्व बढ़ा, अगर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता है, तो सुरक्षा को लेकर जो दबाव बनेगा सरकार पर, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ना, अगर प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ता है अगर सदन में। तो सर, दबाव ना जाने कब बढ़ेगा और ना जाने कब बनेगा। ये चीजें तो कितनी हम लोग इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, और ये चीजें ना जानी समाज में गतिविधियां लॉकडाउन से लेकर के भाजपा सरकार में अभी तक, तो अगर उठा के आंकड़े पुराने देख लिए जाए तो महिलाओं से सबसे ज्यादा अभद्रता भाजपा की सरकार में हुई है, और असुरक्षित महिलाएं भाजपा सरकार के टाइम पे ही कर रही हैं। ना यहाँ पे महिलाओं को न्याय मिल रहा है, ना यहाँ पे महिला सुरक्षित है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे? तो आरक्षण मिलना और बाकी ये चीजें तो करना बात की बात है। जी कमलेश जी, जब महिला को राजनीति की या फिर महिला को घर से बाहर निकलकर, हम चाहे हम उसके, अब सियासत से ही मैं इसको सीमित नहीं रखना चाह रहा, मैं सारी बहुआयामी बातें करता हूं उनके। जब महिला घर से बाहर निकलकर, चाहे अपने बिजनेस को लेकर, चाहे नौकरी पेशा होने को लेकर, या चाहे घर से बाहर खेतों में काम करने को लेकर, किसी दुकान पर काम करने को लेकर, या फिर सियासत को लेकर, लेकिन उससे उम्मीदें, बाकी जो उम्मीदें होती हैं उसे कि ठीक है आप सारे काम करिए, सियासत करनी है सियासत करिए, दुकानदारी करनी है दुकानदारी करिए, बिजनेस करना बिजनेस करिए, लेकिन उसके अलावा भी जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो अभी तक हमारी सोच से बाहर नहीं गई। बच्चों को भी वही महिला संभालेगी, घर की साफ सफाई का ध्यान वही महिला रखेगी, महिलाओं से रसोई का ध्यान वही महिला रखेगी। पुरुषों को, मैं सिर्फ सोच को लेकर, हो सकता है कि इस सवाल को लेकर अब मेरे लिए कोई ये टिप्पणी करे कि मैं बड़ा फेमिनिस्ट हो गया हूं, ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं तो इसको तमगा समझता हूं और गोल्ड मेडल की तरह लगा समझता हूं अगर मुझे कोई फेमिनिस्ट बोलता है तो। लेकिन ये सोच अभी भी नहीं बदली है। लोग ये सोच कर बैठते हैं कि हाँ ठीक है आप कुछ भी करें, लेकिन ये काम भी आपको करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, या फिर ये कहें कि ये एक रुकावट के तौर पर है कि सारी आप अपेक्षाएं कर रहे हैं, वो आपके बराबर बाहर काम कर रही है, तो आप उसी के बराबर घर के कामों में भी उसकी हेल्प करिए ना, और घर के कामों को उस तरह से बांट कर चलिए। और खासतौर पे मैं कह रहा हूं, बांट कर चलने से पहले आप अपनी सोच को थोड़ा सा उतना खुलापन में लेकर आइए, ताकि आपके दिमाग में ख्याल ही ना आए कि मैं क्यों करूंगा, अरे मुझे आधा काम करना है, अरे वो भी आपका भी तो घर है ना वो। ये सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? मुझे लगता है देखिए, पुरुष से ज्यादा बढ़िया महिलाएं इसके बारे में बता सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का जो मन होता है ना, मुझे ये सभी को पता भी है कि वो
हर तरह के हालात में अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करती हैं, दिन भर का थकान, तनाव, उसके बावजूद अपने काम को अपनी पूरी शिद्दत के साथ करती हैं। तो क्या उपाय आपको सूझता है कि हम उस सोच को बदलें कि बाहर अगर वो जा रही है, तो घर की ज़िम्मेदारियों को बाँटने के लिए पुरुष उसी खुलेपन के साथ सोचे? बिल्कुल देखिए आपने बहुत अच्छा एक महिलाओं पर क्योंकि आपका जो डिबेट का टॉपिक है वो भी महिलाओं पर और जो पैनल में बैठी है वहाँ पे भी तमाम हमारी महिलाएं ही बैठी हैं। और आपने वाक़ई एक जो 50% की जो आधी आबादी की जो बात करी बहुत बढ़िया करी आपने। देखिए महिलाओं के पास एक ऐसी शक्ति होती है, अंदर से खुद भी वो इतनी आत्मनिर्भर होती है, उसके अंदर एक डबल जो शक्ति होती है वो घर भी सँभाल सकती है और बाहर भी सँभाल सकती है। लेकिन जो हमारे पुरुष भाई हैं, जो हमारे समाज को चलाते हैं, जो पुरुष प्रधान हैं, उनके दिमाग में एक सिर्फ़ एक जो रहता है सदैव कि महिला ही घर का काम करेगी और महिला ही बाहर करेगी, मैं तो पुरुष हूँ क्योंकि जो पुरुष प्रधान उसके दिमाग में बैठा है, ये मुझे लगता है कि उनको हटाने की आवश्यकता है और बराबरी का दर्जा अगर महिलाओं को वो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो ऑफ़िस में काम करके आ रही है एक महिला, तो जब वो घर में आती है तो उसके पति को उसके साथ हाथ बटाना चाहिए काम में, बच्चों को पालने में, तमाम जो घर के हमारे दिनचर्या के कार्य होते हैं, उनमें अगर वो हाथ बटा दे तो छोटे नहीं हो जाते। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पुरुष प्रधान की एक ऐसी मानसिकता होती है कि मैं मर्द हूँ और मैं क्यों काम करूँ? ये वाली एक सोच है और इसी सोच को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर जो बनाने का जो संकल्प सरकार किसी की भी हो, हर सरकार ये सोचती है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएँ, अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको आगे आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। आज अभी जो दीप्ति जी ने कहा कि हमारे यहाँ किस प्रकार की जो महिलाओं को सुरक्षा की बात है। सबसे पहले स्वयं जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको घर से लेकर के बाहर निकलने तक हमें इतना बोल्ड बनाना चाहिए और उसके दिमाग में ये नहीं बिठाना चाहिए कि तू एक लड़की है, तू संभल के चल। उसको ये बिठाना चाहिए कि तू लड़की है, तेरे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला अगर तेरी तरफ को देखे तो तू उसकी आँखों को नोचने का काम करे। ये हमें जब तक हम अपनी बेटियों के अंदर नहीं बिठाएँगे, जब हमारी बेटियाँ काम करने जाती हैं, आज बराबरी का दर्जा इसीलिए तो है हमारी बेटियों को, क्योंकि वो पढ़ाई बराबर की करती हैं, लड़कों के बराबर अच्छे नंबर लेकर के आती हैं। मैंने कहा है 2 लाइनें हैं कि बीज बोए जाते हैं बेटियों के लिए लेकिन बेटों के लिए लेकिन उग आती हैं बेटियाँ। और एवरेज की चोटियों पे चढ़ाने के लिए बेटों को खाद पानी दिया जाता है लेकिन एवरेज पे चढ़ जाती हैं बेटियां। तो मुझे लगता है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम अब इस वक्त लोकसभा में या विधानसभा में लाने का जो प्रावधान रखा है कि जल्दी से जल्दी हमारी महिलाएं आगे बढ़े और अपने हर क्षेत्र में और जो एक पॉइंट अभी आया था हमारा कि कोई भी बहन जब आत्मनिर्भर बनेगी तो अपना काम स्वयं करेगी, उसका पति नहीं करेगा। क्योंकि ये गलत बात है जब कोई किसी पत्नी के नाम पर आपको कोई सीट आरक्षित हुई है, चाहे वो ग्राम प्रधान की हो, जिला पंचायत की हो, पार्षद की हो, विधायक की हो, लोकसभा में हो, किसी भी चीज की या नौकरी में क्यों ना हो बनस्पति के, तो मुझे लगता है कि उसका पूरा जिम्मेदारी जो महिला के ऊपर होती है पुरुष की भांति, तो उसको पुरुष को नहीं करना चाहिए, महिला को ही करने देना चाहिए। आज गलत करेगी, कल जी। अच्छा भी करेगी और बेहतर भी करेगी, बढ़िया भी करेगी। जो देश को चला सकती है, जो देश की हमारी अंतरिक्ष में हमारी बहन जा सकती है, जो पायलट बन सकती है, जो तमाम ट्रक, गाड़ी, बस चला सकती है, हर चीज को वो क्या नहीं कर सकती महिला? तो महिला को कमजोर समझना एक तो मुझे लगता है कि समाज को बंद करना पड़ेगा। जब हमारी महिला आगे बढ़ेगी और जब वो सड़क पर निकलती है तो जो निगाहें लोगों की होती है उन निगाहों को थोड़ा-सा उनको अपना स्वच्छ और साफ रखना पड़ेगा क्योंकि बेटियां हो या बेटे हों, दोनों को शिक्षा समान घर से मिलती है और सबसे जी। बड़ी जो गुरु होती है वो परिवार में जो हमारा बड़ा होता है या माँ होती है वही पहली गुरु गुरु होता माँ है। ही होती तो है। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रतिमा जी, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देकर मेरे सवाल को मैं राजनीति की तरफ वापस लेकर आऊँगा। देखिए, आप सोच का ये पैमाना देखिए कि घर में अगर 1 बेटी और 2 बेटे होते हैं और बेटी शादी करके चली गई, तो उन बेटों के नाम अगर कोई संपत्ति करता है पिता तो एनओसी लेता है बेटी से। बेटी को हक नहीं देता कि बेटा एनओसी लिख दो कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है 2 बेटों में बँटवारा करने में। मैं मेरी तरफ से हक त्याग करती हूँ, हक त्याग बोलते हैं उसको, जो उसकी ये सोच अभी भी है। ख़ैर, ये ऐसे वाक़ये हैं जो मुझे एकदम से याद आया। लोग अभी भी करते हैं, ये सोच की वजह से मैंने कहा। ख़ैर, जब सियासत की बात आती है तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर पक्ष-विपक्ष इस पैमाने से ऊपर उठकर एक बुलंद आवाज़ सारी महिलाओं को, जितनी भी महिलाएँ हैं, मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ कांग्रेस से इतनी महिलाएं, बीजेपी से इतनी महिलाएं, अगर वो दोनों मिलती हैं तो दोनों की संख्या मिलकर उस आवाज को, महिलाओं से जुड़े मुद्दे की आवाज को बुलंद कर सकती हैं। 50% आरक्षण की बुलंद आवाज के लिए इस राजनीति के पैमाने से हटकर
सभी जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि हैं उन सबको एक साथ आना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आना चाहिए, पर यहाँ पे देखिए आप भी बिल्कुल आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजनीति। तो अगर वो एक मंच पे आ जाएँगी तो फिर राजनीति नहीं रहेगी ना, फिर जो एक राजनीति में आपको पता है श्रेय लेना जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है राजनीति का कि हमने ये किया और हमने वो किया, तो फिर ये कैसे रहेगा? अब अभी 2 से 3 दिन पहले ही हमने प्रदर्शन किया कि मोदी जी को याद दिलाया कि भई आपने जो बात करी थी 33% आरक्षण की, उसको आपको खुद को पता है कि आप 29 में भी लागू नहीं कर पाएँगे, उसको 27 में भी उत्तराखंड की मैं बात करूँ, तो आप लागू नहीं कर पाएँगे। उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अभी परिसीमन 2021 का पेंडिंग है, अब तक नहीं हुआ है। कमीशन का गठन होगा, कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी, सारी चीजें होंगी, रिपोर्ट पटल पे पेश होगी सदन के, उसपे क्या अमेंडमेंट होंगे, क्या नहीं होंगे, किस तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इन सारी बातों में कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे और मैंने अभी कहा 2035 से पहले आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है आधी आबादी है महिला, तो आधी आबादी के वोट बैंक के लिए इस तरीके की जो राजनीतिक मुद्दे हैं, मुझे लगता है वो उठाने का कार्य सदन में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, क्योंकि यहाँ पे बात हुई राजनीति की तो मुझे करनी पड़ी। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैं सुरक्षा की बात करूंगी कि सुरक्षा में 2 पैमाने हैं। पहला तो एक परसेप्शन व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुरुष देखिए, क्योंकि महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं संविधान में जो एक पुरुष को मिले हुए हैं, और हम हमेशा बात करते हैं पुरुष प्रधान देश की। संविधान में हमें भी इक्वालिटी का अधिकार मिला है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। आपको जो अधिकार है जो है समानता का, वो मुझे भी है, लेकिन क्या वो आज उस समानता का अधिकार महिलाएं अवेल कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही। आपको क्योंकि स्वतंत्रता है कि आप रात के 2 बजे भी सड़कों पे घूम सकते हैं, महिलाओं को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या मुझे ये स्वतंत्रता है या यहाँ पे मैं कह दूं, अगर माननीय मैडम ऋतु खंडूरी जी को बोल दूं या किसी विधायक को भी बोल दूं कि आप अपने लाव लश्कर को हटा दीजिए, उसके बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि मैडम कम आप 2 बजे रात में जरा इन सड़कों पर चली जाइए, वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके मन में भय है। भय इसलिए है क्योंकि पुरुष प्रधान जो समाज है हमारा, वो महिलाओं को अभी भी बराबरी का अधिकार देने में हिचकता है। चलिए मैं समय कम जी। संविधान देखिए, हम संविधान पे चलते हैं और संविधान को पालन भी नहीं करते। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात मैं कर रही हूँ, कई कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी, लेकिन जब हम अपनी मैं माफी चाहूंगा मैडम, क्योंकि 1 मिनट का समय, प्रतिमा जी 1 मिनट का समय बचा। मैं दीप्ति जी को भी देना चाहूंगा, थोड़ा सा लेट जुड़ी है, क्योंकि देखिए विषय वास्तव में बात सही है। अब एक आधा घंटे में इसको हम विषय को समेट भी नहीं सकते हैं। नारी हमारा हर हफ्ते है, हम वापस इस विषय को उठाएंगे, लेकिन दीप्ति जी को मैं अभी 1 मिनट का समय देना चाहूंगा। दीप्ति जी, बेटी से पूछा जाता बेटा क्या बनोगी, वो कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी, टीचर बनूंगी, या किसी भी चीज को लेकर बोलती है, तो हम में वो एक्सेप्टेंस आ गई है कि हम ठीक है कि हाँ बेटा ठीक है बन जाना। लेकिन अगर कोई बेटी अगर ये कहे मैं तो नेता बनूंगी, क्या वो एक्सेप्टेंस आ गई है अभी भी? वो एक्सेप्टेंस कैसे लाई जाए ताकि सियासत में हम बेटियों को आगे बढ़ाने को लेकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकें? दीप्ति जी। जी देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले जो भी माता पिता हैं उनको थोड़ा अपनी जो मतलब सोच वगैरह है, थोड़ा बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह मिल करके रहना चाहिए, और उनके साथ मतलब अच्छे से बात करके कि आपको, और उनको हर कदम पे सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि उनको जो बनना है उनके ऊपर थोपा ना जाए। नहीं, लेकिन वो एक्सेप्टेंस राजनीति को लेकर आई नहीं है अभी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ पाई है राजनीति को लेकर एक्सेप्टेंस अभी भी, बेटियों को लेकर खासतौर पर परिवार में? राजनीति को लेकर के इसलिए नहीं आई है क्योंकि आपने, जैसा कि आपने देखा होगा, पहले तो मैं थोड़ा जो आज टॉपिक है, थोड़ा उसी टॉपिक में थोड़ा मैं कुछ और भी बताना चाहूंगी या बोलना चाहूंगी। 1 मिनट का समय, इसलिए मैं आपसे क्षमा के साथ 1 मिनट में चाहूंगा आप इसको समाप्त करिए प्लीज। जैसा कि हम यहाँ पे अभी महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चाहे समाज से हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र, हर क्षेत्र से हो। पर आज के टाइम में जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो अंकिता भंडारी का जो केस हुआ था, जिस केस की पैरवी आशुतोष नेगी जी ने करी थी, ठीक है, किसी महिला ने, अदर पार्टी की किसी महिला ने वहां पे बोला नहीं है जाकर के, खुद महिला होकर के यदि किसी महिला के साथ गलत होता है, ये कहाँ चले जाते हैं उस टाइम पे, इनके मुंह क्यों नहीं खुलते हैं, ये चुप कैसे रह जाते हैं? और आज के समय में आपने सही बात उठाई है कि ये हम साथ नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आप 10 सेकंड में अपनी बात कह लीजिएगा जी। सर देखिए, कुल मिला के बात ये कि जो आशुतोष नेगी 2-2.5 साल से उस अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई कर रहा था, आज ये जो सरकार है, इस सरकार ने उसके ऊपर कुख्यात एक गैंगस्टर का धाराएं लगा करके उन लोगों को जेल में बंद करा हुआ है।
जो समाज में प्रतिमा जी महिलाओं कुछ कहना चाह रही है। प्रतिमा जी 15 सेकंड, माफ महिलाओं का 15 साथ दे रहे हो और सेकंड महिलाओं जी के लिए अन्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये सरकार की उन बात पर कंप्लीट अगर जी। देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रतिमा जी आप बोलिएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड है जिसने इस देवभूमि की साख को पूरे विश्व में शर्मसार करने का कार्य किया है। हाँ। और मैं बताऊं कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो हमने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के कई संघर्ष किए हैं और आज भी कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले भी उस मुद्दे को लेकर के हमने सीएम आवास कूच करने का कार्य किया था। हमारी महिला जी। कार्यकर्ताओं ने अपने सर तक मुड़वाने का कार्य किया था। जो बाल जो एक महिला के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी आहुति तक देने का कार्य हमने अंकिता भंडारी के लिए किया। देखिए, मैं ये बात सही है। यूकेडी, मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर कुछ विषय जी, बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर कुछ विषय होते हैं जिनको लेकर हमें सोचा जाना चाहिए। जी, प्रतिमा जी माफी चाहूंगा, क्योंकि समय नहीं है। ये वास्तव में बात सही है, पर कुछ विषय ऐसे भी हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर देखे जाने चाहिए। लेकिन आज हम जो हमारा खास मकसद था वो यही था कि राजनीति में अभी भी इतनी सिंगल डिजिट की भागीदारी क्यों है, भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, और इसके लिए सिर्फ सरकारों की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। सियासत से ऊपर उठकर जो सियासतदान हैं वो इसमें सोचें, समाज की सोच बदलने को लेकर हम बात करें, और खासतौर पर हमारी जो नई पीढ़ी जो राजनीति की तरफ आना चाहती है, हमें उसे प्रोत्साहित करें, उसे उसके प्रॉस बताएं, उसके कॉन्स बताएं, आने वाली सियासत में वो अपने आप को कैसे स्थापित कर सके, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करें। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़ा है, वादा जो हम आधी आबादी का कहते हैं, जो बात करते हैं आधी आबादी की, वो आधी आबादी हमें सियासत में, इन सियासी गुंबदों में भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नारी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।